Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So, let's start. Our today's topic is air. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एयर। तो एयर इज ऑल अराउंड अस। आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है, बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट स्मेल इट, वी कैन ओनली फील इट। और इसको फील कैसे करते हैं हम? व्हेन इट ब्लोज, जब ये हवा चलती है यानी कि जब बहती है तब हम इसको फील कर सकते हैं। तो एयर जो है वो एक एसेंशियल सब्सटेंस है जो कि हमें ब्रीथिंग के लिए चाहिए होता है। आज पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को ब्रीथिंग के लिए एयर नेसेसरी है। एयर एक गैसियस सब्सटेंस है जो कि जितना भी उसे स्पेस मिलता है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अभी हम बात करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर की या मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या होती हैं? एयर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस गैसियस सब्सटेंस। टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। ऑडरलेस मीन्स स्मेल नहीं होती है इसमें। ऑडरलेस गैसियस सब्सटेंस होता है। सेकंड, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। थर्ड, air has mass. Fourth, it dissolves in water. And fifth, it can easily compressed. Easily compressed. यहाँ सबको समझते हुए चलते हैं कि एयर जो है कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस गैसियस सब्सटेंस है। ये आप सभी जानते हैं कि एयर में कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई भी स्मेल नहीं होती है। सेकेंड, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर बैलून में एयर को फिल करते हैं ना तो बैलून जो है इन्फ्लेटन हो जाता है, तो इससे ये जो है प्रूव होता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर हैज मास। एयर हैज मास को भी बैलून के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर एक बैलून आप जो है वो इन्फ्लेटन कर लीजिए और एक डिफ्लेटन बैलून लीजिए और दोनों का अगर वेट करेंगे तो आप इन्फ्लेटन बैलून यानी फूले हुए बैलून की जो है वो वेट जो है आएगा आपके वेइंग मशीन में। तो इससे ये प्रूव होता है कि एयर में मास होता है यानी वजन होता है। डिजॉल्व इन वाटर। एयर जो है वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाती है। इट कैन इजीली कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड मतलब जब कभी हम ट्यूब में, टायर में या फुटबॉल में एयर को पंप करते हैं तो एक्चुअली वो होता है कंप्रेस करना एयर को, तो उस समय हम एयर को कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो एयर को इजीली कंप्रेस करके फिल किया जा सकता है किसी भी चीज में। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जैसे कि हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के चारों तरफ एयर का एक घेरा होता है। घेरा होता है या आप कह सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर और एन एनवेलप ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसके चारों तरफ क्या होता है? एयर होती है, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ सरफेस है अबाउट 800 किलोमीटर ऊपर के एरिया तक में पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है एटमॉस्फेयर कहलाता है, हमारे चारों तरफ जो एयर होती है। अब हमने इतना समझ लिया कि हमारे चारों तरफ एयर है, तो अब हम एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं तो ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम टॉपिक पे बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर एक गैसियस सब्सटेंस है, अभी आप ये समझ ही चुके हैं। तो एयर में जो है वो क्या क्या पाया जाता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कई तरह की गैसेस का ये मिक्सचर होता है। कंपोजिशन। एयर की कंपोजिशन की बात करेंगे हम तो सबसे पहले तो एयर में जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है आपकी 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नंबर 2, ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन गैस अबाउट 21% ऑक्सीजन गैस होती है जितनी भी एयर हमारे चारों तरफ है उसमें। एंड नंबर 3 पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक, ये सब चीजें होती हैं अबाउट 1%। ये सब चीजें होती हैं अबाउट 1% आपकी एयर में। तो इस तरह से ये 100% एयर का कंपोजिशन बन जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एयर का जो है अबाउट 99% पार्ट बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो होती हैं वो ओनली 1% प्रेजेंट होती है एयर में। तो इसके कंपोजिशन जो हमने समझ लिया है, तो उसको अगर हम पाई चार्ट से देखेंगे तो ये लगभग इस तरह से दिखाई देगा कि ये जो है 8% अदर गैसेस और CO2 एंड अदर गैसेस, 21% ये जो है ये ऑक्सीजन है, ये 1% है, और ये पूरा 78% यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन इसका समझ सकते हैं। चलिए अब हम ये जो कंपोनेंट्स जो हैं एयर में मिलने वाले, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते चलेंगे। तो अभी इसको मैं हटाती हूँ और एक एक करके बात करेंगे तीनों कंपोनेंट्स की। इसकी मेन जो है ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एयर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो है वो एक कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज की क्या है, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंडली नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव होती है, ये बहुत ही कम चीजों के साथ रिएक्शन करती है। तो ये लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं इस गैस को, लेस रिएक्टिव गैस है। थर्ड, ये वाटर में स्लाइटली डिसॉल्व होती है, स्लाइटली डिसॉल्व्ड इन वाटर। नंबर 4, नाइट्रोजन गैस ना तो खुद जलती है और ना ही जलाने में कोई हेल्प करती है। तो नाइट्रोजन गैस जो है नाइदर बर्न नॉट सपोर्ट बर्निंग। तो यहां पर लिखते हैं डज नॉट सपोर्ट बर्निंग और कंबशन। बर्निंग को कंबशन भी बोलते हैं। फिफ्थ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथ करने के लिए हमें इसकी नाइट्रोजन गैस की जरूरत नहीं होती है। एंड सिक्स्थ, हालांकि हमें इसकी ब्रीथिंग में जरूरत नहीं होती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है जब फूड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है उसके लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है, जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इसीलिए प्लांट्स को प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन गैस की जरूरत होती है, और ये जो प्रोटीन है वो अपनी ग्रोथ में भी यूज करते हैं, और जो एनिमल्स हम लोग हैं या एनिमल्स जो प्लांट पर डिपेंड है फूड के लिए, उनको भी प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस की हेल्प से ही बनकर मिलता है, जो कि हम सभी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन गैस हेल्प इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये नाइट्रोजन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई मैंने। अब यहाँ पर ही मैं ऑक्सीजन गैस की आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी, जिससे कि कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी हमारी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट होती है एयर में, वो भी कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होती है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज सेम है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर है नाइट्रोजन गैस से। तो ये भी कैसी होती है, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। सेकेंड, लेस रिएक्टिव गैस है ये, लेकिन ऑक्सीजन जो है इसकी अपोजिट है, ये हाईली रिएक्टिव गैस है। ये अदर एलिमेंट्स के साथ जल्दी से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेती है, हाईली रिएक्टिव गैस।
थर्ड देखते हैं स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे ही ऑक्सीजन भी स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेम है। फोर्थ, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है सपोर्ट कंबशन, इट डज नॉट बर्न, ये खुद नहीं जलती है ऑक्सीजन गैस भी, लेकिन बर्निंग में सपोर्ट करती है, कंबशन में सपोर्ट करती है, सपोर्ट कंबशन। नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, जैसे कि नाइट्रोजन में है, तो इसका फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, रिक्वायर्ड नहीं एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन ये देख लिया। अब हम थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में ज्यादा थोड़ा यहाँ देखते चलेंगे इसके पॉइंट्स को। कलरलेस, ये तो हो गया सिंपल सा, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, हाईली रिएक्टिव गैस है, स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर है, जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर वाटर एनिमल्स और वाटर प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वहां प्रोवाइड हो जाती है। अब सपोर्ट्स कंबशन को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते चलेंगे कि कैसे सपोर्ट करती है कंबशन को। ऑक्सीजन गैस खुद नहीं चलती है, लेकिन किसी भी चीज का कंबशन होने में, सबसे पहले समझिए कंबशन क्या होता है। बर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जलता है तो उसको कहा जाता है कंबशन। तो कंबशन में ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है, नेसेसरी है, ये समझने के लिए एक एक्टिविटी समझते हैं। आप एक बर्निंग कैंडल लेंगे और उसको जला के रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो कैंडल आराम से जल रही है। अब आप एक गैस जार लेंगे, गैस जार जो होता है वो एक तरह का जार होता है, इस तरह से, ये मैं इन्वर्टेड गैस जार बना रही हूँ, ये आपकी लैब में मिल जाएगा, साइंस लैब में मिल जाता है आसानी से, ग्लास का जार होता है ये। इसको इन्वर्ट करके आप ये बर्निंग कैंडल के ऊपर रख देंगे, तो आप क्या देखते हैं कि थोड़ी देर तक तो ये कैंडल जो है वो बर्न होती रहेगी, और थोड़ी देर बाद जैसे ही आपने इसके ऊपर गैस जार रखा हुआ है इन्वर्ट करके, तो थोड़ी देर बाद ये कैंडल खुद ब खुद बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि इस गैस जार में जितनी भी एयर फिल थी उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसकी वजह से तो ये थोड़ी देर बर्निंग इसकी कंटिन्यू रहती है, और जैसे ही ऑक्सीजन वहां पर खत्म हो जाती है, यानी कि कंबशन में यूज अप हो गई वो ऑक्सीजन गैस जार के अंदर की, तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई, इसलिए कंबशन रुक गया, यानी कि जलना बंद हो जाती है आपकी कैंडल। तो ये आप लोग कई बार करके देख भी चुके हैं। ऐसी अभी बर्निंग कोल भी अगर जैसे है, कोई कोयले जल रहे हैं और आप उसको किसी वेसल में, ग्लास वेसल में बंद करके ढक के रख देंगे, तो ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, तो जिस वजह से वो कोयला भी जो है जलना बंद हो जाएगा। ऐसे कहीं किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी चीज को आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं कि ब्लैंकेट को रैप कर देते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है फायर के लिए, और आग जो है बुझ जाती है। लेकिन अगर आप ब्लैंकेट से रैप करके किसी को बचा रहे हैं आग से, तो आग बुझने के बाद तुरंत ब्लैंकेट को खोल देना चाहिए, नहीं तो वो बर्न जो है वो घाव में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो जलन छोड़ने लगेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कहीं आग लगती है तो वो कार्बन फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो ऑन कर दिए जाते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे उतने एरिया में फैल जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है वहां पर, और जो है वहां आग बुझ जाती है। तो ये जो है इन सब बातों से आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में या बर्निंग में सपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग पॉइंट। इस पॉइंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सभी जितने भी लिविंग ह्यूमन बीइंग या लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स होते हैं, उन सभी को ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है। इज द सेम थिंग, एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, इज द सेम थिंग ऑफ इन मीनिंग। क्योंकि एयर जो है कहाँ प्रेजेंट, वो सॉरी ऑक्सीजन जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में ही। तो ये जो है सेम मीनिंग वाली बातें हैं दोनों, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर कोई आपसे कहे एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग और ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, इज द सेम मीनिंग वर्ड।
तो ब्रीथिंग के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, जब इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, और उसके साथ ही क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। तो एनर्जी और वाटर तो हमारे जो बॉडी होती है उसकी लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो सभी के लिए, क्योंकि एटलीस्ट प्लांट्स भी जो होते हैं वो उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी होती है, तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग तो करते हैं, ये आपको पता ही है। और तो इतनी बातें आपको इससे समझ में आई होंगी, और इसीलिए कहा जाता है कि हम फूड और वाटर के बिना तो कुछ दिनों तक जी सकते हैं, लेकिन विदाउट एयर वी कांट लिव मोर देन फ्यू मिनट्स। इसीलिए क्योंकि जो है हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं जीते। तो एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो इतना, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से समझ में आए होंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करूंगी, और अब थर्ड कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो थर्ड कंपोनेंट क्या था हमारा, थर्ड कंपोनेंट था कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में होती हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेंगे अब यहाँ पर थोड़ी सी, कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन इसका टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली सॉर होता है। टेस्ट कैसा होता है इसका, स्लाइटली सॉर। इट नाइदर बर्न नॉर सपोर्ट द बर्निंग। ये ना तो बर्न होती है और ना ही बर्निंग को सपोर्ट करती है। मैंने अभी फायर एक्सटिंग्विशर वाला एग्जांपल आपको बताया था, उसमें बताया भी था। नाइदर बर्न नॉर सपोर्ट बर्निंग। एंड फोर्थ पॉइंट, इसका जो परसेंटेज है एयर में वो बहुत कम होता है, अबाउट 0.03% जो है इन द एयर ये प्रेजेंट होती है। क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत लेस है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ऑक्सीजन के बराबर ही होती है। किस तरह से होती है मैं आपको समझाती हूँ। कि आप सभी को पता है कि प्लांट्स जो है फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस में उनको क्या क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर, एयर। एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में। तो ग्रीन प्लांट्स उस फूड को खुद भी कंज्यूम करते हैं, और जितने भी एनिमल इस अर्थ पर हैं वो सभी अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर। तो अगर एटमॉस्फेयर में या एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फूड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, और प्लांट्स का और जितने भी एनिमल या लिविंग थिंग्स हैं उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमने बात की थी वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल भी। तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा थोड़ा हम समझते चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है एयर में कैसे प्रेजेंट होती है ये आप सभी अच्छी तरह समझते हैं कि जब सनलाइट पड़ती है कि वाटर बॉडीज पर तो वो वाटर जो है गैसियस फॉर्म में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो वाटर वेपर भी जो है कलरलेस और ऑर्डरलेस और गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है और जो है वो हर जगह कुछ ना कुछ परसेंटेज में पाई जाती है। तो वाटर वेपर का जो परसेंटेज है वो प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन वेरी रहता है। जैसे कि आप किसी कोस्टल एरिया में हैं तो वहाँ पर के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होगी देन आप किसी लैंड एरिया में हैं। तो इस तरह से ये रहता है। और ऐसे ही अदर कंपोनेंट्स जो हैं
एयर के, उनका भी परसेंटेज या प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं जो प्लेस टू प्लेस और वेदर टू वेदर वेरी होता रहता है। जैसे कि आप कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको स्मोक ज़्यादा मिलेगा। आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे यानी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पॉल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में होगी वहाँ। और अगर आप किसी ओपन एरिया में है, कहीं ऐसे हरे भरे एरिया में है, तो वहाँ पर जो है आपको फ्रेश एयर यानी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन वाली एयर मिलेगी। तो इस तरह से जो कंपोजिशन है वो प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन वेरी होता रहता है। तो अब बात करेंगे हम थोड़ी सी स्मोक के बारे में। स्मोक क्या होता है? स्मोक जो है वो कार्बन पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो कहलाता है स्मोक। स्मोक क्या है? जो फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से या फिर ये जो फैक्ट्रीज में बर्निंग प्रोसेस होती है इसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो उसको बोलते हैं स्मोक। आपने देखा होगा व्हीकल्स चलते हैं मार्केट में, तो जैसे बाइक्स हैं, कार है, बसेस हैं, तो इन सब में से जो है वो एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है इनमें और वहाँ से जो है स्मोक निकलता है जब ये फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल यानी डीजल या पेट्रोल जो बर्न होता है, या फिर हम कोई गिट्टी जलाते हैं, वुड बर्न करते हैं, या फिर ये जो आपके कोल बर्न करते हैं, ये सब फ्यूल की तरह ही यूज होता है ना। तो जो भी फ्यूल या एलपीजी वगैरह चलाते हैं तो इससे भी कुछ ना कुछ गैसेस निकलती हैं। तो मेनली उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं किसी भी फ्यूल के बर्न होने से। तो उसको धुएं के साथ ये जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर को स्मोकी कर देता है। तो स्मोक जो है अगर हम हमारे नेजल पैसेज से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचता है तो वो हमारे डिसीज कॉज कर सकता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाकर अगर हमारे फेफड़ों में जम जाता है तो कई तरह की हमें रोग भी हो जाते हैं उस वजह से। तो स्मोक से भी प्रोटेक्शन लेने के लिए अगर कहीं ज़्यादा स्मोकी एरिया में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा मास्क वियर करके जाना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि ट्रैफिक पुलिस मैन जो है वो ज़्यादातर ट्रैफिक के बीच में रहते हैं, तो वो अधिकतर जो है मास्क पहने हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स की। डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये एयर में कैसे आते हैं? तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से या फिर हमारे विंड ब्लोइंग की वजह से या अर्थ के मूविंग करने की वजह से, तो इस या विंड ब्लो के साथ जो है डस्ट पार्टिकल्स ऊपर हवा में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से एयर में अधिकतर हमेशा ही डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये हमें बेयर आइज से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कब दिखाई देते हैं? अगर किसी डार्क रूम में आप हैं और वहाँ पर एक लाइट रे आ रही है या लाइट बीम आ रही है कहीं से, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको थोड़ा सा ऐसे डांसिंग मैनर में डांस करते हुए दिखाई देते हैं कुछ पार्टिकल्स, वही होती हैं डस्ट पार्टिकल्स। कभी आपने देखा होगा आपके रूम पूरा बंद है और उसमें कहीं से एक लाइट रे आ रही है, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स आपको चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है कंपोजिशन ऑफ एयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट। एयर का कंपोजिशन समझने के बाद अब आपके दिमाग में एक बात ये आ सकती है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर या सॉइल में रहते हैं उनके लिए कहाँ से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि हाउ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द एनिमल्स और प्लांट्स लिव इन सॉइल एंड वाटर। तो सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली डिसॉल्व इन वाटर होती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो अपने आप ही वाटर बॉडीज की वाटर में डिसॉल्व होती रहती है। तो ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, इसी को एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं अपनी, और ये जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही छोड़ते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में है वो एक्वाटिक प्लांट्स को चाहिए होती है फॉर मेकिंग फूड, तो वो थोड़ी बहुत वहां से वो यूज कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ एक्सचेंज चलता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और अगर और ऑक्सीजन चाहिए होती है तो वो एटमॉस्फेयर से वाटर में डिसॉल्व होती रहती है। इस वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक वेसल में वाटर लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। तो आप देखते हैं कि जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है तो एयर भी उसमें जो डिसॉल्व एयर या ऑक्सीजन है वो भी गर्म होना शुरू होगी। और जो आप जानते हैं कि एयर जब हीट अप होती है तो वो कैसी होती है? राइज अप होती है, यानी ऊपर की तरफ आती है। तो आप देखते हैं कि वाटर में छोटे छोटे से एयर बबल्स जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि वाटर में जो है एयर डिसॉल्व होती है। ऐसे ही आप सॉइल लीजिए, थोड़ा सा सॉइल में एयर डिसॉल्व होती है, ये कैसे आप पता करेंगे? सॉइल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच जो थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है उसमें जो है एयर ट्रैप हो जाती है और सॉइल में एयर जो है वो पाई जाती है इस तरह से। तो उस एयर को जो है प्लांट्स और सॉइल में रहने वाले एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो या जो बरो बनाकर रहते हैं एनिमल्स वो, या फिर जैसे आपने देखो अर्थवर्म, इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो
सॉइल में जो ट्रैप होती है ऑक्सीजन, उसी को यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग। आपने देखा भी होगा कभी बारिश के सीजन में जब एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये जितने भी एनिमल्स जो है सॉइल में रहते हैं बरो बनाकर या फिर सॉइल में नीचे डीप में, तो ये सारे बारिश के सीजन में ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली अर्थवर्म्स को तो ये बारिश के सीजन में ऊपर लैंड पर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉइल है गीली हो जाती है, उसकी वजह से जो उसमें एयर ट्रैप्ड थी जो उसके पार्टिकल्स के बीच, वो है सारी निकल के बाहर आ जाती है, तो उनको जो है ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ब्रीथिंग के लिए एयर लेने के लिए बाहर आते हैं सारे लैंड एनिमल्स जो कि बरो बनाकर रहते हैं। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच एयर ट्रैप्ड होती है, ये भी देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक वेसल में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें थोड़ी सी सॉइल लेंगे, कहीं से सॉइल पीस लेंगे और वो उसको डालेंगे और डिसॉल्व करेंगे। तो आप जैसे ही उस सॉइल को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो एयर बबल्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि ये शो करते हैं कि एयर जो है वो ट्रैप्ड थी उस सॉइल के पीस में। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ एयर की। तो एयर के क्या क्या यूजेस रहते हैं ये देखते हैं हम। यूजेस की बात करेंगे तो एयर सबसे पहले तो इट हेल्प लिविंग एनिमल्स इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हेल्प करती है। सेकंड, एयर इज हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी एयर जो है वो जरूरी है। एयर के थ्रू भी कई सारे सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और ये जो एयर जो है वो विंड मिल वगैरह को चलाती है। एयर ब्लोइंग से विंड मिल वगैरह चलती है, तो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बाय मूविंग विंड मिल इट हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, ये वाटर साइकिल में भी हेल्प करती है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपको पता है कि एयर जो है वो ब्लो करती है, तो जो हीट अप एयर होती है वो राइज अप होकर ऊपर जाती है, जिसके साथ वाटर वेपर भी ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर जाकर वाटर वेपर कूल डाउन होकर कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि सलाइन वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होकर हमारे पास रेन की फॉर्म में वापस आता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है वाटर साइकिल में। ये हेल्प करती है याचेस को और शिप्स को सेल करने में। और एयर जो है वो बर्ड्स को, बैट्स को या फ्लाइंग जो एनिमल्स होते हैं उनको फ्लाई करने में भी हेल्प करती है। एयर को कंप्रेस करके जो टायर और ट्यूब्स में जो है एयर भी फिल की जाती है, और ये एयर जो है कंबशन में भी हेल्प करती है, जिससे हमारा फ्यूल जो है वो बर्न हो सकता है। तो इतने सारे यूजेस रहेंगे हमारे एयर के, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।